तो अभी फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस साल बेस्टाइल डे पे बुलाया है, जो कि नॉर्मली फ्रांस का नेशनल डे जो होता है, जो हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। एक साउथ एशियन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कि कॉलोनी रहा है ग्रेट ब्रिटेन की, वो जा रहा है एज ए नेशनल डे गेस्ट के तौर पे। यूरोप से किसी को नहीं लिया, अमेरिका से नहीं बुलाया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं बुलाया। जो है वो छठे नंबर पे हिंदुस्तान है। पूरी दुनिया में छठे नंबर पे सबसे ज़्यादा पैसे रिसर्च पे हिंदुस्तान लगा रहा है, जो आपका हमसाया मुल्क है। और आप कहते हैं कि हमने उनको हराना है, तो उनको अगर आपने हराना है ना, तो आप जंगी हथियारों से और एटॉमिक बॉम्ब से नहीं हरा सकते। इस वक्त रेस जो चल रही है, तीन बड़ी पावर्स के अंदर चल रही है रेस टू अचीव अ बेटर पोजिशनिंग टू अ लीडिंग रोल इन द वर्ल्ड। वो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर रशिया है। ये तीनों चाहते हैं कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है अमेरिका के बैकफुट पे जाने पे, जो वैक्यूम क्रिएट जो बाइडेन ने किया है ऑन द फ्रांस अभी तक अपने राष्ट्रीय दिवस पर किसी भी विश्व के नेता को आमंत्रित नहीं करता था, लेकिन पहली बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपने राष्ट्रीय दिवस पर आमंत्रित करके पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया है। भारत की बढ़ती हुई आर्थिक और सामरिक ताकत का यह एकमात्र नमूना है। आगे की चर्चा सुनते। तो अभी फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस साल बेस्टाइल डे पे बुलाया है, जो कि नॉर्मली फ्रांस का नेशनल डे जो होता है, जो हर साल 14 जुलाई को। सो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो नेशनल डे की परेड के ऊपर बुलाया है। तो आप ये इमेजिन करें, एक साउथ एशियन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कि कॉलोनी रहा है ग्रेट ब्रिटेन की, वो जा रहा है एज ए नेशनल डे गेस्ट के तौर पे। यूरोप से किसी को नहीं लिया, अमेरिका से नहीं बुलाया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं बुलाया। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये बिजनेस और जो मिलिट्री रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के, वो एक पीक पे चल रहे हैं दोनों मुल्कों के। आपको पता है पाकिस्तान की सिर्फ चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जस्ट चीन। कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है जिसके साथ पाकिस्तान कह सकता है मेरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इंडिया के तो आप 50 मुल्क गिनवा सकते हैं। सो जो स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो डिफेंस में हो, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हो, स्पेस एंड सिक्योरिटी में हो, और ये जो है वो छठे नंबर पे हिंदुस्तान है। पूरी दुनिया में छठे नंबर पे सबसे ज़्यादा पैसे रिसर्च पे हिंदुस्तान लगा रहा है, जो आपका हमसाया मुल्क है। और आप कहते हैं कि हमने उनको हराना है, तो उनको अगर आपने हराना है ना, तो आप जंगी हथियारों से और एटॉमिक बॉम्ब से नहीं हरा सकते। आप हिंदुस्तान पे साइंटिफिकली इकोनॉमिकली गलबा हासिल करें, और आपकी बात मानने के लिए वो घुटने खुद टेक देगा, लेकिन आपको ये बात समझ ही नहीं आती, ना आपको आनी है। तो खैर, इसमें पाकिस्तान का 42वां नंबर है। आबादी के लिहाज से टॉप 10 में है, लेकिन रिसर्च के लिहाज से 42 पे जाके आता है। इसी तरह सिर्फ 3 मुस्लिम ममालिक हैं टॉप 50 में जो रिसर्च पे पैसे लगाते हैं, बाकी कोई लगाता ही नहीं। बाकी सारों का प्रायोरिटीज़ ही और हैं। अमीर जो खलीजी ममालिक हैं वो कभी रोल्स रॉयस गाड़ी चला रहे होते हैं, कभी मर्सिडीज़ सोने की बनवा ली उन्होंने, और कभी फ्रेंच बीच पे चले गए पार्टी करने के लिए। उनकी प्रायोरिटीज़ ही और हैं। वो सिर्फ वो तेल निकाल के पैसे खाई जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हमने किस तरह से आगे बढ़ी हैं। और इसमें भी जो दुश्मन का बच्चा है हिंदुस्तान, वो नंबर 3 पे है, जो कि पूरी दुनिया की 5% रिसर्च अकेला करी जा रहा है साइंस पे। और नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे यूनाइटेड स्टेट्स है। चाइना बड़ा अच्छा हमारा दोस्त है, लेकिन वो जो कर रहा है वो हमने नहीं सीखना, वो हराम है। इसलिए इस वक्त रेस जो चल रही है, तीन बड़ी पावर्स के अंदर चल रही है रेस टू अचीव अ बेटर पोजिशनिंग टू अ लीडिंग रोल इन द वर्ल्ड। वो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर रशिया है। ये तीनों चाहते हैं कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है अमेरिका के बैकफुट पे जाने पे, जो वैक्यूम क्रिएट जो बाइडेन ने किया है ऑन द जितना असर रसूख इस वक्त वाशिंगटन डीसी में यहूदी लॉबी के बाद भारतीय लॉबी का है, मेरे ख्याल में अमेरिका इस तरह की गलती नहीं कर सकता, उनको नाराज नहीं कर सकता। इस वक्त प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो, इस वक्त वर्ल्ड बैंक के हेड हैं वो, उसके बाद कैमला हैरिस है यहाँ पे, उनके कांग्रेसमैन हैं, और दूसरा उनकी जो जितनी अपॉइंटमेंट यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल पे हैं, मेरे ख्याल में अमेरिका उनको बैक स्टैब नहीं कर सकता। ये मेरे ख्याल में जिस तरीके से मैंने एक बात ये हमेशा ये कहता हूं अफसोस के साथ, कि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी भारत की दुश्मनी को कैश कराने की कोशिश की है चाइना से। अब जो मैं अगली बात आपको बताना चाह रहा था
कि इस वक्त जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इस वक्त भारत में है और उनके डायलॉग वहां पे हो रहे हैं। यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में एक नई बात भी है, स्पेकुलेशंस हैं इसके बारे में, कयास राइयां की जा रही हैं कि अगर भारत और चाइना के रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं या उसमें बेहतरी आती है तो फिर हमारे रूलिंग एलीट के डॉलर टेक्नोलॉजी दे रहा है, एयरक्राफ्ट, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, टर्बोजेट्स, व्हाटएवर उनको जो चाहिए। फिर एयर इंडिया जो है उसने भी सुनने में आ रहा है कि सुनने में क्या है, रिसेंटली हमने इस पर बात भी की थी, कोई 250 कमर्शियल प्लेन्स जो है वो एयरबस से ख़रीद रहा है। तो ये आप अगर इसको इमेजिन करें कि ये एक बड़े पैमाने पे ये चीज़ है दोनों मुल्कों की, आप देखें कि और ये जो पार्टनरशिप है इसकी जो बायलैटरल नेचर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डिफेंस हो, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी हो, स्पेस एंड सिक्योरिटी हो, काउंटर टेररिज्म के इश्यूज हों, एंड पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक कंपोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि फ्रांस की इंडो पैसिफिक में ओवरसीज़ टेरिटरीज़ हैं। तो आप इमेजिन कर लें कि ये क्या है। और फ्रांस इटसेल्फ, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं। मैं 2-3 दफ़ा फ्रांस गया हूँ और मैंने देखा है, आई हैव बीन टू द साउथ ऑफ फ्रांस एंड आई हैव बीन टू ऑन द टॉप। पेरिस वगैरह में भी मैंने देखा है कि इंडियंस काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पे आपको नज़र आएंगे। द रीज़न भी आप इमेजिन करें, हमारे यहाँ तो मैं तो रिसेंटली आई वाज ऑफ द व्यू कि पाकिस्तान के अंदर तो हम किसी फॉरेन कंपनी को लेके नहीं आ सकते। अगर हम लेके आएंगे तो उसको रखेंगे कैसे, वो सर्वाइव कैसे करेगी। द रीज़न बिहाइंड इज़ के यहाँ पे तो ब्लास्फेमी के हम चार्जेस लगा देते हैं और कहते हैं अच्छा ऐसा ये मुसलमान है, हिंदू है, फलाना है, टमकाना है, ये एथिस्ट है, इसने मुझे काम से रोका, इसने मुझे नमाज से रोका, इसने कहा टाइम नहीं, तुम आधे घंटे क्यों लगा रहे, तुम नमाज पढ़ने गए 10 मिनट में आ जाना चाहिए था, 1 घंटा क्यों लगाया इसको, ये तो है ही काफर है, इसको लगाओ पाबंदियाँ, इस पर लगाओ। तो वो इंडियंस तो इस तरह वो चीज़ें नहीं कर रहे, उनका स्टाइल और है, वो चीज़ें और हैं। सो ये आप देखेंगे 3 लाख जो लोगों को नौकरियाँ उन्होंने दी हुई हैं और मतलब दे आर वर्किंग अ लॉट ऑन दैट। सो वो कहते हैं कि जो इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशनशिप है ये बेसिकली फिर वो डेमोक्रेसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। शेयर्ड वैल्यूज़, शेयर्ड कमिटमेंट है, ठीक है जी। और एक तो वो कहते हैं जी हमारी जो पार्टनरशिप है डेमोक्रेसी के ऊपर है, दूसरा वो कहते हैं हमारी पार्टनरशिप मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर है कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस कलेक्टिवली मिल। तो अगर हमने तरक्की करनी है ना, अगर हमने आगे बढ़ना है, तो अब घोड़ों तलवारों से कुछ नहीं होना, अपने मज़हब का प्रचार करके कुछ नहीं होना, कश्मीर के मुसलमानों का रोना रो के कुछ नहीं होना, फ़लस्तीन पर रोने पे कुछ नहीं होना। अब होना सिर्फ ये है कि अगर आप मुआशी तौर पे तगड़े हैं, अगर आप साइंस की रिसर्च में सबसे आगे हैं, अगर आप सोशल साइंस की रिसर्च में आगे हैं और अगर आप जीडीपी ग्रोथ में सबसे आगे हैं ना, तो आपका जो मज़हब है ना वही सच है। सारी दुनिया उसी को मानेगी। आपके तहफ़्फ़ुज़ात चाहे वो कश्मीर है, वो फ़लस्तीन है, जो भी मसला है वो हल वो ख़ुद करके देंगे। वो कहेंगे ये लें, हम खुद हल करके दे रहे हैं। और अगर आपने भारत से कश्मीर छीनना है ना, तो वो जंग से नहीं मिलना आपको। आपको पता लग चुका होना चाहिए अब ये कि 4 जंगें आपने लड़ ली, कुछ हासिल नहीं हुआ। अब ये टाइम है कि अगर भारत को आपने शिकस्त देनी है तो आपने साइंटिफिक रिसर्च करनी है, आपने सोशल साइंस की रिसर्च करनी है, आपने जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना है, आपने डेमोक्रेसी को बेहतर करना है। अगर आप ये इस मैदान में कामयाब हो गए तो भारत खुद आपसे बात करने के लिए गिड़गिड़ाएगा। एक टाइम ऐसा आ सकता है, लेकिन अभी भी आपको डायरेक्शन मिल ही नहीं रही। आपकी प्रायोरिटीज़ ही कुछ और हैं और आप वही 7वीं 8वीं सदी में ज़िंदा हैं और आप कहते हैं कि दूसरे ममालिक पे कब्ज़ा करके बड़ी एम्पायर बनाएंगे। एम्पायर फॉर्मेशन का दौर ख़त्म हो चुका है। दिस इज़ 21st सेंचुरी एंड यू हैव टू प्रॉस्पर इकोनॉमिकली एंड। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।